लेट अस अंडरस्टैंड हैब्रोनिमा स्पीशीज जो बिलोंग करते हैं फैमिली स्पिरुराइडे से। हैब्रोनिमा को कॉमनली स्टमक वर्म्स ऑफ हॉर्सेस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हमें पढ़नी है वो है हैब्रोनिमा मस्के, हैब्रोनिमा माइक्रोस्टोमा जिसे एच मजस भी कहते हैं, और ड्राशिया मेगास्टोमा, पहले इसे एच मेगास्टोमा बोला जाता था। ये सारे पैरासाइट्स मेनली हॉर्सेस के स्टमक में रहते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो याद रखना है। एच मस्के और एच माइक्रोस्टोमा फ्रीली स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ड्राशिया मेगास्टोमा फ्रीली नहीं मिलता, बल्कि स्टमक वॉल के अंदर ट्यूमर लाइक नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर मॉर्फोलॉजी को सिंपल तरीके से समझें तो सबसे पहले साइज इमेजिन करो। एच मस्के मीडियम साइज्ड होता है, जिसमें मेल लगभग 8 to 13 मिलीमीटर और फीमेल अराउंड 22 मिलीमीटर होती है। एच माइक्रोस्टोमा थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, जिसमें मेल अराउंड 22 मिलीमीटर और फीमेल अराउंड 25 मिलीमीटर होती है। दूसरी तरफ ड्राशिया मेगास्टोमा तीनों में सबसे छोटा होता है, जिसमें मेल 7 to 10 मिलीमीटर और फीमेल 10 to 13 मिलीमीटर होती है। अगर हम माउथ रीजन देखें तो एच मस्के और एच माइक्रोस्टोमा में 2 लैटरल लिप्स होते हैं और हर लिप ट्राई लोब्ड होता है, जबकि ड्राशिया मेगास्टोमा में लिप्स सिंपल और अनडिवाइडेड होते हैं। फैरिंग्स एच मस्के और एच माइक्रोस्टोमा में सिलिंड्रिकल होता है और उसमें डॉर्सल और वेंट्रल टीथ होते हैं, लेकिन ड्राशिया मेगास्टोमा में फैरिंग्स फनल शेप्ड होता है और हेड ज़्यादा डिस्टिंक्ट दिखता है। अब मेल टेल रीजन की बात करें तो तीनों स्पीशीज़ में स्मॉल कॉर्डल एले मिलते हैं। स्पिक्यूल्स तीनों में अनइक्वल होते हैं, जहां लेफ्ट स्पिक्यूल लॉन्ग और स्लेंडर होता है और राइट स्पिक्यूल शॉर्ट और स्टाउट होता है। डिफरेंस पैपिले की नंबर में आता है। एच मस्के में 4 पेयर्स प्री क्लोकल पैपिले और 3 पोस्ट क्लोकल पैपिले होते हैं। एच माइक्रोस्टोमा में 3 पोस्ट क्लोकल पैपिले होते हैं और ड्राशिया मेगास्टोमा में सिर्फ 2 पोस्ट क्लोकल पैपिले होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एच मस्के ओवोविविपैरस होता है, मतलब ये थिक शेल्ड एग्स प्रोड्यूस करता है जिसमें लार्वे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जबकि एच माइक्रोस्टोमा विविपैरस होता है जो डायरेक्टली लार्वे रिलीज करता है। अब लाइफ साइकिल समझते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंटरमीडिएट होस्ट्स फ्लाइज होते हैं, मेनली हाउस फ्लाई, मस्का स्पीशीज, और स्टेबल फ्लाई स्टोमैक्सिस कैल्सिट्रांस। एच मस्के में एम्ब्रियोनेटेड एग्स या लार्वे हॉर्स के फीसीज के साथ बाहर निकलते हैं। इन्हें हाउस फ्लाई के लार्वे इंजेस्ट कर लेते हैं। फ्लाई लार्वा के अंदर L1 हैच होता है और मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स में जाकर L2 में डेवलप होता है। जब लार्वा प्यूपा बनता है तो L2 फर्दर L3 में डेवलप होता है। अडल्ट फ्लाई के अंदर इन्फेक्टिव L3 लार्वे हीमोकॉइल कैविटी से होते हुए प्रोबॉसिस तक पहुंचते हैं। जब फ्लाई हॉर्स के लिप्स, नॉस्ट्रिल्स या वूंड्स पर फीड करता है तो ये लार्वे डिपॉजिट कर देता है। ये लार्वे फिर हॉर्स की बॉडी में एंटर करके स्टमक तक पहुंचते हैं और लगभग 2 मंथ्स में अडल्ट बन जाते हैं। एच माइक्रोस्टोमा में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट मेनली स्टेबल फ्लाई होता है। स्टेबल फ्लाई बाइटिंग और सकिंग टाइप फीडिंग करता है और मॉइस्ट एरियाज जैसे नॉस्ट्रिल्स, लिप्स या वूंड्स पर फीड करता है, जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। कभी कभी फ्लाइज वाटर या फीड में गिल जाती हैं और हॉर्स एक्सीडेंटली लार्वे इंजेस्ट करके इन्फेक्टेड हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो एच मस्के और एच माइक्रोस्टोमा में वर्म स्टमक म्यूकोसा को पेनिट्रेट करते हैं, जिससे कटारल गैस्ट्राइटिस होता है, जिसमें एक्सेस म्यूकस और अल्सरेशन होता है। कंटिन्यूअस इरिटेशन से स्टमक वॉल में नोड्यूल्स बनने लगते हैं। सिवियर केसेस में मल्टीपल नोड्यूल्स मिलकर बड़े ट्यूमर लाइक फाइब्रस मासेस बना देते हैं। ये ट्यूमर स्टमक ल्यूमेन में प्रोट्रूड करके नॉर्मल डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ड्राशिया मेगास्टोमा के केस में इफेक्ट और भी ज़्यादा सिवियर होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ट्यूमर्स बनाता है। ये ट्यूमर्स जनरली फंडस रीजन में मिलते हैं और इनमें पस और चीज़ी मटेरियल भरा होता है। इन कैविटीज़ के अंदर वर्म्स रहते हैं और इन ट्यूमर्स में 1 या 2 ओपनिंग्स भी हो सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझते हैं जो हैब्रोनेमा लार्वे से होती है, जिसे समर सोर या बरसाती या क्यूटेनियस हैब्रोनेमियासिस कहते हैं। ये कंडीशन इंडिया में समर सीजन में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि फ्लाइज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये मेनली लार्वे से होती है, स्पेशली ड्राशिया मेगास्टोमा के लार्वे से। जब फ्लाइज इन्फेक्टेड लार्वे को किसी वूंड या इंजर्ड स्किन पर डिपॉजिट करती हैं तो लार्वे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन इरिटेशन कॉज करते हैं। इससे वूंड हीलिंग डिले होती है और रेडिश ब्राउन ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाता है। ये लीजन्स कॉमनली लेग्स, विदर्स, आई कॉर्नर्स और शीथ पर देखे जाते हैं। ये वूंड्स नॉर्मल ट्रीटमेंट से ईजिली हील नहीं होते, लेकिन विंटर में जब फ्लाइज कम होते हैं तो खुद से ठीक हो सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में ग्रैन्युलोमैटस लीजन्स बन सकते हैं और अगर आई इन्वॉल्व हो जाए तो ग्रैन्युलर कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जो वॉट लाइक ग्रोथ जैसा दिखता है।
फाइनली ट्रीटमेंट की बात करें तो इन लीजन्स या ट्यूमर्स को ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ 2% क्रोमिक एसिड यूज़ किया जा सकता है। एंथेलमिंटिक्स जैसे फेनबेंडाजोल 15 to 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और ट्राइक्लोरोफॉन 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इफेक्टिव होते हैं। कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मैन्योर, क्योंकि फ्लाइज डंग में ब्रीड करती हैं। अगर हम फ्लाइज को कंट्रोल कर लेते हैं तो हैब्रोनेमा का लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाता है और इन्फेक्शन को इफेक्टिवली रिड्यूस किया जा सकता है। तो सिंपल तरीके से याद रखो, हैब्रोनेमा एक स्टमक वर्म है हॉर्सेस का, जो फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ये गैस्ट्रिक नोड्यूल्स और कैरेक्टरिस्टिक समर सोर्स कॉज करता है, स्पेशली फ्लाई सीजन में। Let us now understand स्पाइरोसर्कोसिस, जो एक पैरासाइट स्पाइरोसर्का लूपी की वजह से होता है। ये पैरासाइट मेनली डॉग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी-कभी गोट्स में भी रिपोर्ट हुआ है। इसका लाइफ साइकिल इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व करता है, मेनली कोप्रोफेगस बीटल्स जैसे स्कैराबियस बीटल और कभी-कभी पैराटेनिक होस्ट्स जैसे गार्डन लिजर्ड कैलेटस और डोमेस्टिक चिकन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसमिशन में। अब वर्म को इमेजिन करो। स्पाइरोसेरका लूपी जनरली स्पाइरल या कॉइल्ड शेप का होता है और फ्रेश कंडीशन में पिंक कलर का दिखता है। ये स्टाउट वर्म है, मतलब थिक और स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस होती है। मेल वर्म की लेंथ लगभग 30 से 50 मिलीमीटर्स होती है, जबकि फीमेल बड़ी होती है, अराउंड 54 से 80 मिलीमीटर्स। ये वर्म्स मेनली ईसोफेगस, स्टमक और इवन अयोटा की वॉल्स में एम्बेडेड मिलते हैं और रेयरली ही स्टमक लूमेन में फ्रीली मिलते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें तो माउथ में 3 लोब्ड लिप्स होते हैं, मेल टेल रीजन में स्मॉल लैटरल एलाई होते हैं और पैपिले का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जिसमें 5 पेयर्स और एक मीडियन प्री क्लोएकल पैपिला होता है और 2 पेयर्स पोस्ट क्लोएकल पैपिले के होते हैं। टेल के टिप पर छोटे पैपिले का एक ग्रुप भी होता है। स्पिक्यूल्स अनइक्वल होते हैं, जैसे कि बहुत से नेमेटोड्स में होता है। एग्स बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैप्सूल शेप्ड, थिक शेल्ड, और जब पास होते हैं तभी उनमें फुली डेवलप्ड लार्वे प्रेजेंट होते हैं। अब लाइफ साइकिल को सिंपल स्टेप में समझते हैं। एग्स इन्फेक्टेड डॉग के फीसेस के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन ये बाहर हैच नहीं करते। ये तभी हैच करते हैं जब डंग बीटल्स इन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं। बीटल के अंदर लार्वे डेवलप होते हैं और ट्रेकियल ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स पर एंसिस्ट हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड बीटल किसी दूसरे एनिमल जैसे लिजर्ड, माउस या चिकन द्वारा खा लिया जाता है, जिसे हम पैराटेनिक होस्ट कहते हैं, तो लार्वे फिर से ईसोफेगस, मिसेंट्री और दूसरे ऑर्गन्स में एंसिस्ट हो जाते हैं। इनमें से डोमेस्टिक चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉग्स अक्सर इसे खा लेते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डॉग इन्फेक्टेड तब होता है जब वो इन्फेक्टेड बीटल या पैराटेनिक होस्ट को खा लेता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद लार्वे स्टमक में रिलीज होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी फेज स्टार्ट होता है। लार्वे स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड वेसल्स, स्पेशली आर्टरीज में एंटर करते हैं और सीलिक आर्टरी के थ्रू थोरैसिक आयोटा तक लगभग 3 वीक्स में पहुंच जाते हैं। वहां कुछ टाइम रहने के बाद लगभग 3 मंथ्स के बाद ये आयोटा से ईसोफेगस की वॉल तक माइग्रेट करते हैं। वहां ये ग्रैनुलोमा या नोड्यूल्स बनाते हैं और इन नोड्यूल्स के अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स में अडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। इस तरह टोटल प्री पेटेंट पीरियड यानी इन्फेक्शन से एग अपीयरेंस तक का टाइम लगभग 6 मंथ्स होता है। अब पैथोजेनेसिस की बात करें, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डैमेज लार्वल माइग्रेशन के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। जब लार्वे टिश्यूज के थ्रू मूव करते हैं तो हेमरेज, इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस और एब्सिस फॉर्मेशन करते हैं। जब वर्म्स आयोटा तक पहुंचते हैं तो वहां बहुत कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स बनाते हैं, जो इस इन्फेक्शन के लिए पैथोग्नोमिक होते हैं। आयोटा की इनर लाइनिंग रफ और ग्रैन्युलर हो जाती है और स्ट्रॉन्ग इयोसिनोफिलिक रिएक्शन के साथ नोड्यूल्स बन जाते हैं। इनिशियली इलास्टिक टिश्यू डीजेनरेट हो जाता है और कोलेजन से रिप्लेस हो जाता है, और बाद में कैल्सिफिकेशन और बोन लाइक फॉर्मेशन भी हो सकती है। इससे वेसल वीक हो जाता है, नैरोइंग या रप्चर हो सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जब अडल्ट वर्म्स ईसोफेगस में सेटल होते हैं तो वहां नोड्यूल्स बनाते हैं। ये नोड्यूल्स बड़े हो सकते हैं और पेडंक्यूलेटेड बनकर ईसोफेगस लूमेन में लटक सकते हैं। इससे स्वॉलोइंग और डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, जिससे वॉमिटिंग और वेट लॉस होता है। सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये नोड्यूल्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे फाइब्रोसार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा। ये ट्यूमर्स लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, स्पॉन्डिलाइटिस, पायेमिक नेफ्राइटिस और अप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकते हैं।
क्लिनिकल साइंस में सबसे नोटिसेबल चीज़ होती है एक बड़ा ईसोफेजियल ट्यूमर जो स्वॉलोइंग, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। एनिमल में परसिस्टेंट वॉमिटिंग, रैपिड वेट लॉस और कभी-कभी वॉमिट में अडल्ट वर्म्स भी दिख सकते हैं। ईसोफेगस से ब्लीडिंग होने पर अनीमिया और हेमोप्टिसिस हो सकता है। अगर ईसोफेजियल वॉल रप्चर हो जाए तो इंजेस्टा प्लूरल कैविटी में चला जाता है और प्लूराइटिस हो जाता है। ओवरऑल एनिमल वीक, इमैसिएटेड और अनीमिक हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए फीसिस या वॉमिट एग्जामिन करके एग्स या वर्म्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी से नोड्यूल्स विजुअलाइज किए जा सकते हैं और एंडोस्कोपी से ईसोफेगस को डायरेक्टली देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स जैसे डिसोफिनॉल सबक्यूटेनियस दिया जाता है, डाइइथाइल कार्बामेजिन ओरल दिया जाता है, आइवामेक्टिन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है और एल्बेंडाजोल भी यूज किया जा सकता है। कंट्रोल के लिए इन्फेक्टेड डॉग्स को आइसोलेट करना चाहिए और उनके फीसेस और वॉमिट का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। साथ ही डॉग्स को बीटल्स या पैराटेनिक होस्ट्स जैसे लिजर्ड्स और चिकन खाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये मेन रूट ऑफ इन्फेक्शन है। अब ब्रीफली एक और पैरासाइट समझते हैं, गोंगिलोनेमा पल्क्रम। ये पैरासाइट शीप, गोट, कैटल, बेफेलो, पिग और हॉर्स जैसे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और मेनली ईसोफेगस में रहता है। मेल वर्म लगभग 62 मिलीमीटर्स का होता है और फीमेल काफ़ी लंबी होती है, अराउंड 145 मिलीमीटर्स। ये वर्म्स म्यूकोसा के अंदर जिगजैग पैटर्न में एम्बेडेड मिलते हैं, जो एक खास फीचर है। इसका लाइफ साइकिल भी कोप्रोफेगस बीटल्स इन्वॉल्व करता है, स्पेशली जेनेरा जैसे अफोडियस और ब्लैप्स। एनिमल्स इन बीटल्स को इंजेस्ट करके इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पैथोजेनेसिस के टर्म्स में गोंगिलोनेमा जनरली ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। ये माइल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसमें एपिथेलियल लाइनिंग थिक और केराटिनाइज्ड हो जाती है। एक रिलेटेड स्पीशीज गोंगिलोनेमा वर्विक्यूलोसम इंडिया में शीप, गोट और कैटल के रूमन में मिलता है। तो सिंपल तरीके से याद रखो, स्पाइरोसेरका लूपी एक डेंजरस पैरासाइट है डॉग्स का, जो ईसोफेजियल नोड्यूल्स और कैंसर लाइक कंडीशंस कॉज करता है एक कॉम्प्लेक्स माइग्रेटरी लाइफ साइकिल के थ्रू, जबकि गोंगिलोनेमा पल्क्रम कंपैरेटिवली माइल्ड पैरासाइट है जो ईसोफेगस में जिगजैग पैटर्न बनाता है और ज़्यादा डैमेज नहीं करता। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड थैलाजिया स्पीशीज, जिन्हें कॉमनली आई वर्म्स बोला जाता है। जीनस थैलाजिया में इंपॉर्टेंट स्पीशीज इंक्लूड करती हैं थैलाजिया रोडिसी और थैलाजिया कैलिपेडा। इन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वर्म्स कहा जाता है क्योंकि ये आई रीजन में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली कंजंक्टिवल सैक और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन में। टी रोडेसी मेनली कैटल को अफेक्ट करता है, जबकि टी कैलिपेडा मेनली डॉग्स में देखा जाता है। अब अगर जनरल मॉर्फोलॉजी देखें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्यूडोलेबिया एब्सेंट होते हैं। मेल वर्म के टेल रीजन में बोथ प्री क्लोकल और पोस्ट क्लोकल पपिल्ले प्रेजेंट होते हैं और स्पिक्यूल्स अनइक्वल होते हैं, जो कि बहुत से नीमेटोड्स में कॉमन फीचर है। अगर दोनों स्पीशीज को कंपेयर करें तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। दोनों में मेल अराउंड 8 to 12 मिलीमीटर और फीमेल अराउंड 12 to 18 मिलीमीटर होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस याद रखने वाले हैं। टी रोडेसी में ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस बॉडी पर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि टी कैलिपेडा में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन फाइनर होते हैं। अब मेल टेल रीजन पर फोकस करें तो टी रोडेसी में 14 पेयर्स ऑफ प्री क्लोकल पपिल्ले और 3 पेयर्स ऑफ पोस्ट क्लोकल पपिल्ले होते हैं। टी कैलिपेडा में ये नंबर कम होता है, जिसमें 5 पेयर्स और एक सिंगल प्री क्लोकल पपिल्ला और 2 पेयर्स ऑफ पोस्ट क्लोकल पपिल्ले होते हैं। दोनों स्पीशीज की फीमेल्स में वल्वा ओसोफेजियल रीजन में प्रेजेंट होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्स के बारे में है। दोनों स्पीशीज में एग्स जब ले होते हैं तभी उनमें फुली डेवलप्ड लार्वे प्रेजेंट होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर लेइंग लार्वे एग के अंदर एक्सटेंड कर जाते हैं और शेल को भी स्ट्रेच कर देते हैं, इसलिए ये शीडेड लार्वे जैसे अपीयर होते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब लाइफ साइकिल समझते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरमीडिएट होस्ट हाउस फ्लाई होता है, मेनली मुस्का। जब फ्लाई इन्फेक्टेड एनिमल के आई सेक्रीशंस पर फीड करता है तो वो फर्स्ट स्टेज लार्वे इंजेस्ट कर लेता है। फ्लाई के अंदर लार्वे गट में जाते हैं और फिर ओवेरियन फॉलिकल्स तक माइग्रेट करते हैं, जहां वो L1 से L2 और फिर इन्फेक्टिव L3 स्टेज में डेवलप होते हैं। ये L3 लार्वे फिर फ्लाई के माउथ पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। जब इन्फेक्टेड फ्लाई किसी दूसरे एनिमल के आई सेक्रीशंस पर फीड करता है तो ये इन्फेक्टिव लार्वे डायरेक्टली आई में डिपॉजिट हो जाते हैं और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो अडल्ट वर्म्स यूजुअली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के पीछे लैक्रिमल ग्लैंड्स, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और कंजंक्टिवा के सरफेस पर मिलते हैं। अडल्ट एनिमल्स में ये हमेशा सिवियर डिजीज नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में आई इरिटेशन करते हैं, जो केरेटाइटिस और ऑप्थैल्मिया तक लीड कर सकता है।
क्लिनिकल साइंस में इन्फेक्शन एक या दोनों आइज को अफेक्ट कर सकता है। इनिशियली माइल्ड कंजंक्टिवाइटिस होता है, लेकिन धीरे धीरे कंजंक्टिवा और कॉर्निया कंजेस्टेड हो जाते हैं। सीवियर केसेस में कॉर्निया क्लाउडी हो जाता है, एक्सेसिव टीयरिंग होती है और आई स्वोलन हो जाता है, जिसमें पस वाला डिस्चार्ज होता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो प्रोग्रेसिव केरेटाइटिस और कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में एंटीरियर चेंबर ऑफ आई का प्रोट्रूजन भी हो सकता है। डायग्नोसिस काफ़ी सिंपल है। अडल्ट वर्म्स को डायरेक्टली आई में लोकल एनेस्थीसिया के अंडर देखा जा सकता है। साथ ही लैक्रिमल सेक्रीशंस एग्जामिन करके L1 स्टेज लार्वे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए वर्म्स को फाइन फोर्सेप्स से मैनुअली रिमूव किया जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ड्रग्स जैसे मिथिरिडीन सब कंजंक्टिबल रूट से दिया जाता है और टेट्रामिसोल या लेवामिसोल ओरल रूट से दिया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज समझते हैं, थैलासिया लैक्रिमैलिस। ये पैरासाइट मेनली कैटल को अफेक्ट करता है, लेकिन दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स और कभी-कभी ह्यूमंस में भी मिल सकता है। इसके इंटरमीडिएट होस्ट्स मुस्किड फ्लाइज होते हैं, जैसे मुस्का, फैनिया और मोरेलिया। ये वर्म्स ऑक्यूलर रीजन में मिलते हैं, स्पेशली कंजंक्टिबल सैक और लैक्रिमल डक्ट में। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से थैलासिया लैक्रिमैलिस एक छोटा थिन वाइट वर्म होता है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें माउथ कैप्सूल प्रेजेंट होता है और क्यूटिकल के एंटीरियर एंड पर प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस होते हैं। इसका लाइफ साइकिल भी बाकी थैलासिया स्पीशीज जैसा ही होता है। फीमेल वर्म L1 लार्वे को लैक्रिमल सेक्रीशंस में रिलीज करती है, जिसे फ्लाइज फीडिंग के टाइम इंजेस्ट कर लेती हैं। फ्लाई के अंदर लार्वे L1 से L2 में डेवलप होते हैं, लगभग 15 to 30 डेज में, स्पेशली समर मंथ्स में। इन्फेक्टिव L3 लार्वे फिर माउथ पार्ट्स तक माइग्रेट करते हैं और जब इन्फेक्टेड फ्लाई किसी दूसरे होस्ट पर फीड करता है तो ट्रांसमिशन हो जाता है। पैथोजेनेसिस में अडल्ट वर्म्स यूजुअली इरिटेशन कॉज करते हैं, जिससे एक्सेसिव टीयरिंग होती है और फिर कंजंक्टिवाइटिस डेवलप होता है। हेवी इन्फेक्शन में कॉर्निया क्लाउडी हो सकता है और अल्सर भी डेवलप हो सकते हैं। क्लिनिकल साइंस में लैक्रिमेशन, कंजंक्टिवाइटिस और फोटोफोबिया देखने को मिलता है, यानी एनिमल लाइट से बचने की कोशिश करता है। डायग्नोसिस मेनली कंजंक्टिबल सैक में पैरासाइट्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके किया जाता है। ट्रीटमेंट और कंट्रोल में मैनुअल रिमूवल ऑफ वर्म्स अंडर लोकल एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट है। साथ ही ड्रग्स जैसे लेवामिसोल या एवरमेक्टिन्स यूज किए जाते हैं। तो सिंपल तरीके से याद रखो, थैलासिया एक आई वर्म है जो फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, कंजंक्टिबल सैक में रहता है और इरिटेशन, टीयरिंग और कभी-कभी सिवियर आई डैमेज कॉज करता है, स्पेशली जब फ्लाई एक्टिविटी ज़्यादा होती है।